हाय फ्रेंड्स। इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही है, इसको अगर हम एक लेमैन की तरह समझना चाहें, जहाँ पर हम इतिहास की हर एक डेट के साथ और हर एक इम्पॉर्टेंट नाम के साथ जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो वो बहुत भारी हो जाता है समझने के लिए। एक शॉर्टकट में अगर इसे समझना चाहें तो मैं आपको ये बताऊं कि इज़राइल जो है, ये जो अब्राहमिक रिलीजन होते हैं जिसमें सबसे पहले जुडाइज़्म था, इसलिए इज़राइलीज़ को ज्यूज़ कहते हैं, जिसके बाद आगे जा कर के इसी में से क्रिश्चियनिटी निकली और इस्लाम निकला। तो सबसे पहले ये ज्यूज़ थे, है ना, जुडाइज़्म था। तो ये जो इनका स्टेट था जिसे इज़राइल कहते थे और जुडाह कहते थे, और मेरे ख़्याल से उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में कैनन्स नाम आता है, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ। तो 3000 साल पहले इज़राइल जो देश था वो लगभग उसी जगह पे था जहाँ आज इज़राइल है, उसी इलाके में था, जेरूसलम के आसपास। और उसके बाद में आपको अगर कट शॉट आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, जो कि एक ज्यू थे पैदाइशी। और उसके बाद कुछ ज्यूज़ को जिम्मेदार माना जाता है जिन्होंने जीसस क्राइस्ट की नृशंस हत्या करवाई, जो उन्हें सूली पे चढ़ाया था। और उसके बाद में जीसस क्राइस्ट का रिसरेक्शन होता है, और उसके बाद में जीसस क्राइस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी की स्थापना करते हैं। तो वहाँ से एक नाराज़गी का दौर क्रिश्चियंस में पैदा होता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा नाराज़गी ज्यूज़ के साथ हो जाती है कि इनकी वजह से इतना अच्छा इंसान जीसस क्राइस्ट, और बाद में वो उन्हें भगवान, सन ऑफ गॉड खुद को कहते थे, और क्रिश्चियंस उन्हें भगवान ही मानते हैं, गॉड कहते हैं। तो उनको ये नफ़रत अंदर बैठ गई कि ज्यूज़ की वजह से ये हुआ। और उसके बाद में उस ज़माने में आपको पता है बहुत से एम्पायर्स होते थे, तो बहुत सारे आक्रमण हुए, उसमें कभी ज्यूज़ हार जाते थे। तो ये नाराज़गी हमेशा दिखी और ज्यूज़ को बहुत मारा गया, सभी ज्यूज़ को। जबकि जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के लिए ज़ाहिर सी बात है थोड़े से ज्यूज़ जिम्मेदार थे, करीब 100-50 जितने लोगों ने पीछे पड़ के जीसस क्राइस्ट को मृत्यु दिलवाई थी, ना कि पूरी ज्यू समाज ने। बट फिर भी उनके लिए लेकर ये नाराज़गी हमेशा थी और आज भी है। तो कट शॉट आगे बढ़ते हैं तो ज्यूस का एम्पायर जब इज़राइल का हारा दूसरे राजाओं से, और दूसरे एम्पायर्स वहाँ पर आए, तो ज्यूस को मारा भी गया और भगाया भी गया। तो ज्यूस भाग गए। तो भागकर ज्यूस ने धीरे धीरे हज़ारों सालों में कई जगहों पे पनाह ली। लेकिन वो यूरोप में जहाँ भी गए, कई देशों में गए, तो दीर्घ काल में उन्हें हमेशा भगाया जाता रहा, क्योंकि ज्यूस को लेकर ये नफ़रत क्रिश्चियनिटी में बैठ चुकी थी कि इनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई थी और उन्हें बहुत ही बुरी तरह मारा गया था। तो इनका परसिक्यूशन, ज्यूज़ को अलग अलग जगहों पे मारना, जान से मारना, बड़ी संख्या में मारना, उनका डिस्प्लेसमेंट करना यानी कि उन्हें भगा देना, ये बड़ी संख्या में होता रहा। हज़ारों साल तक ये सिलसिला चलता रहा, और ज्यूज़ बीच में कई बार घूम फिर करके फिर से उसी जेरूसलम के स्थान के पास जहाँ इज़राइल स्टेट हुआ करता था, वहाँ पर वो फिर चले जाते थे, फिर भगा दिए जाते थे। ये सिलसिला हज़ारों साल चला। इसी बीच मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि जो, जैसे मैंने आपको बताया, अब्राहमिक रिलीजन जो है, तो उसमें सबसे पहले शुरू से एक बात, जो सबसे पुराने टेक्स्ट्स हैं उनके जो धार्मिक स्क्रिप्चर्स हैं, जिसे इस्लाम भी मानता है, क्रिश्चियनिटी भी मानती है, ज्यूज़ भी मानते हैं, आज भी मानते हैं, उसके अंदर ज्यूज़ के लिए एक द प्रॉमिस्ड लैंड की बात की जाती है। वादा है भगवान का, खुदा का एक वादा है एक ज़मीन का इज़राइली जनता के लिए, ज्यूज़ के लिए। तो वो प्रॉमिस्ड लैंड वहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका रीआइट्रेशन भी हुआ है, मतलब दोबारा से फिर से इस बात का रिपीटिशन दूसरे पैगंबर को भी हुआ है कि इज़राइल के लोगों के लिए, ज्यूज़ के लिए एक प्रॉमिस्ड लैंड है। खुदा ने एक ज़मीन का वादा किया है कि जो वहाँ पे रहेंगे, और ये इलाका लगभग वही है जहाँ आज का इज़राइल है। तो इस बात को आप समझते चलिए। लेकिन जैसे मैंने कहा इसके बाद कि इज़राइल, जब ये इज़राइली अलग अलग, जिन्हें मैं ज्यूज़ कहना चाहिए हमें, वो अलग अलग जगह भागते रहे, उन्हें हर जगह मारा जाता रहा। और उसके बाद लॉन्ग बैक जब लगभग 1870-80 के आसपास फिर से यूरोप में बहुत से इज़राइली मारे गए, तो उसके बाद ज्यूज़ मारे गए, तो वहाँ पर उनके मन में फिर एक बात जागी कि अब हमें जा कर के अपना स्टेट वहीं बनाना चाहिए जो हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है। तो वो फिर आए, फ़िलिस्तीन नाम पड़ गया था तब इस जगह का। और वहाँ पर आकर के उन्होंने जेरूसलम के सामने खाली जगह पे इज़राइलियों ने रहना शुरू किया। कुछ पहले भी रह रहे थे और वो वहाँ पे रहने लगे। और धीरे धीरे इज़राइल के लोगों को, ज्यूज़ को, दुनिया के हर कोने में जो मारा जा रहा था, वो वहाँ से जब उन्हें पता चला कि एक इज़राइल स्टेट बनने वाला है, तो वो लोग वहाँ से आने लगे। ये जो इलाका था,
जो फ़िलिस्तीन आज कहा जाता है, जहाँ पर ज्यूज़ आकर के रहने लगे और अपना एक देश बनाना चाहते थे, उस समय यह ब्रिटिश का और ब्रिटेन का उपनिवेश था। जैसे कि इंडिया भी ब्रिटिश का उपनिवेश था, जिसे कॉलोनी कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो वहाँ पर वो रहने लगे और उन्होंने शुरू के दौर में पहले तो ब्रिटिश को कई चीज़ों में सपोर्ट किया, और उसके बाद इसी बीच वो बहुत सारे ज्यूज़ आ कर के वहाँ रहने लगे। हज़ारों की संख्या में आते गए कई कई सालों में। और उसके बाद एक ऐसा भी दौर आया कि जब वो ब्रिटिश पर हावी होने लगे, और ब्रिटेन ने जब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो ब्रिटेन बड़ा कमज़ोर हो गया। ख़ासतौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो गया। उसे अपने उपनिवेशों को जितना लूटना था वो लूट चुका था और बड़ा कमज़ोर कर चुका था। तो उसके बाद उसे कोई फ़ायदा वैसे भी नज़र नहीं आ रहा था, तो वो वहाँ से भी छोड़ के जाना चाह रहा था। जैसे उसने इंडिया को छोड़ा, वैसे ही उसने 48 में फ़िलिस्तीन को भी एज़ ए उपनिवेश वहाँ से छोड़ के चले गए। तो इस समय इसी बीच की बात है कि ये इज़राइल के लोग उन पे हावी होकर के उन पे दबाव बनाने लगे कि आप हमें एक हमारा स्टेट दीजिए। तो जब वहाँ ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने वहाँ पर उनके लिए एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया कि जहाँ पर अभी ये ज्यूज़ रहते हैं, ये अपने लिए अपना एक देश बना सकते हैं। और करीब 14 मार्च या 14 मई 1948, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो करीब 15 तारीख को ब्रिटिश जाने वाले थे, उन्होंने डेट डिक्लेयर की। तो उसके ठीक एक दिन पहले इज़राइल ने अपने आप को एज ए कंट्री डिक्लेयर कर दिया कि हमें अभी के जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने हमें अलाउ किया है, तो हमने अपना देश बना लिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में इज़राइल स्टेट वहाँ पे फॉर्म हो गया। तो अब आप समझिए कि हज़ारों साल से घूम फिर करके जो इज़राइली हैं, ये उसी जगह पे फिर आ गए जहाँ पर सबसे पहले इज़राइल की सल्तनत हुआ करती थी हज़ारों साल पहले। लेकिन बात दूसरी थी, इस बीच इस्लाम धर्म भी आ गया था, और जो वहाँ के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ थी, तो वहाँ के जो मुसलमान थे, शुरू में जो मुस्लिम्स थे वहाँ पे, उनका रवैया ज्यूज़ को लेकर के सॉफ्ट होता था। क्रिश्चियन ज़्यादा मारते थे ज्यूज़ को, और कई दौर ऐसे आए जहाँ पे मुसलमानों ने भगाए हुए ज्यूज़ को पनाह दी, उनको खिलाया, उनको उनके साथ इंसानियत बरती। और फ़िलिस्तीन में भी यही हुआ। शुरू में जब ये आकर बसने लगे, तो इन्हें परेशान लोग हैं तो इन्हें रहने दो, उस तरीके से ये रहे। लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ने लगी और जब हर जगह से ज्यूज़ आने लगे, तो फ़िलिस्तीन के लोगों को यह एहसास हुआ कि ये तो हमारे यहाँ पे एक नई कौम बस रही है, नया धर्म बस रहा है, ये ज्यूज़ यहाँ आके बस रहे हैं मुसलमानों की ज़मीन में और हमारी ज़मीन ले रहे हैं। तो उनके अंदर एक नाराज़गी पैदा होनी शुरू हुई और एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, एक झगड़ा पैदा हुआ, और उसी बीच ये झगड़ा भी शुरू हुआ। लेकिन जब इज़राइल ने अपने आप को एज ए कंट्री डिक्लेयर कर दिया, तो जो बगल के दूसरे देश थे, फ़िलिस्तीन के अगल बगल के जो देश थे, ऐसे 6 देशों ने मिल कर के एक साथ फ़िलिस्तीन को भड़काया और कहा कि हमें इन पे अटैक करना चाहिए और अभी ही इस स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए, वरना हमारी ज़मीन चली जाएगी मुसलमानों की और यहाँ पर एक नया धर्म बस जाएगा। तो फ़िलिस्तीन और जो बाकी के करीब 5 या 6 मुस्लिम देश थे, उन सब ने मिलकर एक साथ इज़राइल के ऊपर हमला किया। और ये एक ऐतिहासिक लड़ाई कही जाती है, जहाँ पे एक नया देश बना है जिसके ऊपर 6 देश मिलकर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन इज़राइल ने उस युद्ध में सबको हराया, और सबको हराने के बाद उसने जितनी ज़मीन उनको दी गई थी इज़राइल स्टेट बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा, उन्होंने उस लड़ाई के बाद उससे ज़्यादा ज़मीन कैप्चर की। वो और बहुत सारी जगहों पे फ़िलिस्तीन की उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, यहाँ तक कि जो अन्य देशों ने आक्रमण किया था, कुछ उनकी ज़मीनों पे भी कब्ज़ा कर लिया। तो इज़राइल ने कहा कि जब हमसे युद्ध लड़ रहे हो और तुमने हम पे अटैक किया है, तो अब इस युद्ध में जहाँ तक हमने तुम खदेड़ेंगे, वहाँ तक की ज़मीन हम कब्ज़ा करेंगे। तो ये कहानी इस तरीके से चलती है, और तब से ये लड़ाई कंटिन्यू चल रही है। इज़राइल इन हालात में एक देश बना है, और 1948 से लेकर के आज तक जो युद्ध हुआ है, उसमें इज़राइल और हमास मेरे ख्याल से कहते हैं कि कुछ 1-1.5 लाख लोग मारे गए हैं फ़िलिस्तीन और हमास की तरफ से। और आई थिंक एक 7 अक्टूबर का केस है, 7 अक्टूबर 2022 या 23 को, जब हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है फ़िलिस्तीन की, जिसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो उनकी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, और वो एक वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है। तो
तो ये आपको पता होगा 7 अक्टूबर को इन्होंने एक अटैक कर दिया था। 7,000 मिसाइलें दागी थी इज़राइल के ऊपर अचानक से, और बहुत सारे इनके जो टेररिस्ट्स हैं वो भी घुस गए थे इज़राइल में, और वहाँ से छोटे-छोटे बच्चों को भी अगवा कर लिया था, बहुत से लोगों को ज़िंदा मारा था, कहते हैं छोटे-छोटे बच्चों को ज़िंदा वहीं जला दिया था। तो एक बहुत ही नृशंस घटना घटी थी 7 तारीख को, जिसके बाद फिर से ये युद्ध एक बड़े पैमाने पर हो गया। और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से अभी तक, आई थिंक 2023 7 अक्टूबर का ये मामला है, तब से लेकर अभी तक करीब 60,000 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं इसके अंदर, और तब से ये लड़ाई चल रही है। तो हमें इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि जो फ़िलिस्तीनी हैं वो ये कहते हैं कि इज़राइल ने हमारी ज़मीन कब्ज़ा की है। बिल्कुल सही बात है, जितना बांटा गया था उससे ज़्यादा ज़मीन इज़राइल ने कब्ज़ा की है। लेकिन दूसरा सच ये है कि अगर आप फ़िलिस्तीन में और ख़ास तौर पे हमास के लोगों से बात करेंगे तो उनका उद्देश्य अभी भी बहुत क्लियर है कि हमें, वो इज़राइल के स्टेट को ही स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं हमें इज़राइल यहाँ नहीं चाहिए, पूरी की पूरी ज़मीन वापस चाहिए, इस पूरी की पूरी कौम को यहाँ से हमें हटा देना है या हम मार डालेंगे। तो इसलिए वो ज़मीन वापस नहीं कर रहा इज़राइल, क्योंकि वो कह रहा है अगर मैं इन्हें ज़मीन दे दूँ वैसे भी क्या फ़ायदा, ये तो हमें मार डालना चाहते हैं, ये तो हमें ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, ये तो हमें, ये हम एज़ ए इज़राइल मानने को ही तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और इस प्रकार चल रहा है। दूसरी बात, दुनिया भर में जो हमारे मुसलमान भाई इसको लेकर के एक बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं ज़रा उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपको इस बात का दुख है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन आप इस बात पे भी गौर करिए कि इससे ज़्यादा मुसलमान, इससे बहुत ज़्यादा संख्या में मुसलमान पिछले 2 साल में आप 60,000 फ़िलिस्तीनियों के लिए, फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के लिए आप गमज़दा हो रहे हैं कि उन्हें मारा गया है। लेकिन उसी रीजन में सूडान, लीबिया, लेबनान, इन सभी कंट्रीज़ में, सीरिया, इराक, आप इन एरियाज़ में जाकर के देखिए, और ख़ास तौर पे पिछले कुछ ही सालों में आप देखिए कि सिविल वॉर के नाम पे, जहाँ पर ये गरीब मुस्लिम देश हैं मैंने जिनका नाम आपको गिनाया, यहाँ पे दसियों लाख, 10 लाख मुसलमान मर गए, ठीक है, वॉर की वजह से, सिविल वॉर की वजह से। और इस वॉर को जो भड़का रहे हैं वो मुस्लिम देश ही हैं, जो अमीर मुस्लिम देश हैं, जैसे आपका यूएई हो गया, आपका सऊदी अरब हो गया, और टर्की हो गया, ठीक है, वहाँ पे रशिया का भी है, रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है कुछ ना कुछ, और भी कंट्रीज़ हो सकती हैं। लेकिन विशेष रूप से सबसे ज़्यादा कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो एक प्लेग्राउंड बन गई है ईरान और सऊदी अरब के बीच में, कि उस देश में 2 पार्टियों को आपस में लड़ा करके जिससे लाखों लोग मारे जा रहे हैं, और ये लोग वहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ 60,000 लोग मारे गए हैं और दूसरी तरफ 10 लाख लोग मारे गए हैं उतने ही समय में। आप ये देखिए, दोनों मुसलमान हैं, इधर भी 60,000 मुसलमान मारे गए हैं और वहाँ पे 10 लाख मुसलमान मारे गए हैं। लेकिन आप उसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? आप इसको सोचिए। आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको वो बताया नहीं जाता, क्योंकि आपको वो प्रोटेस्ट करने के लिए कहा नहीं जाता। क्योंकि अगर आप उन 10 लाख मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, जहाँ आपका प्रोटेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपका प्रोटेस्ट यूएई के ख़िलाफ़ होगा, आपका प्रोटेस्ट ईरान के ख़िलाफ़ होगा, आपका प्रोटेस्ट सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि अभी भी ये वहाँ पर ये सिविल वॉर करवा रहे हैं। ये वहाँ के 2 लड़ाके, जो 2 ग्रुप्स आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, उन 2 ग्रुप्स में से एक को ईरान सपोर्ट कर रहा है, एक को सऊदी अरब कर रहा है, और इस तरीके से ये लड़ा करके मुसलमानों को मरवा रहे हैं वहाँ पर। और इसीलिए उनके लिए आप प्रोटेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको, जो आपके मसीहा हैं या जो भी आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जो आपको प्रोटेस्ट करने के लिए कहते हैं, वो आपको ये बताते ही नहीं हैं। तो एज ए मुस्लिम प्लीज़ इस बारे में सोचिए कि आपको 10 लाख मुसलमानों की मौत के लिए पहले खड़े होना चाहिए या 60,000 मुसलमानों की मौत के लिए पहले खड़े होना चाहिए। और यहाँ तो मामला ये है कि वहाँ आप खड़े ही नहीं हो रहे, आप आवाज़ ही नहीं उठा रहे, जहाँ पर मिलियंस में मुस्लिम मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरी माफ़ कीजिएगा, अगर आप इस पूरे केस को समझना चाहते हैं कि इज़राइल की कहानी क्या है और फ़िलिस्तीन की कहानी क्या है और कैसे ये इज़राइल स्टेट बना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, जिन्होंने 4.5 घंटे का वीडियो बनाया है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर इस पर मैं एक डेट के साथ, अगर मैं एक इंस्टेंस के साथ में बातें करूँगा तो घंटों का वीडियो बनेगा। तो
और इस चक्कर में 4.5 घंटे का वीडियो देखकर कोई भी वीडियो को देखता नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं, और आप में से जिसको भी इंटरेस्ट है कि एक एक घटना को अच्छे से रेफरेंस के साथ समझने का, तो आप विकास दिव्यकीर्ति जी का वीडियो जाके देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक घटना को एक्सप्लेन करके इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। बस फ़िलहाल मैं अपनी बात को यहीं रखता हूँ। दोस्तों, मुझे लगा कि इस विषय पे थोड़ी सी जानकारी आप तक रखनी ज़रूरी थी। धन्यवाद दोस्तों।